हेलो अगेन क्लास। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मैग्नेटिज्म के रिवीजन का, उसमें मैंने एंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अच्छा, अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस में लिखा हुआ है बायोट-सैवर्ट लॉ एंड इसके एप्लीकेशंस में लिखा हुआ है ओनली करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, लेकिन मैंने फिर भी इसको बताया। क्यों बताया? क्योंकि जब आप बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे ना, तो लिखा हुआ है कि जब एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो थोड़ा सा इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का कंसेप्ट बढ़िया रहेगा, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ में भी आसानी रहेगी और पता नहीं कि कौन सा कॉन्सेप्ट निकाल लें, तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिया तो अच्छा रहा। आइए अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ एम्पेयर सर्किटल लॉ। ओके सर, देखिए भाई, दिस इज़ एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो लीजिए ये एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो गया, दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और अगर इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता है, सपोज दिस कंडक्टर हैज़ करंट आई फ्लोइंग इन इट, तो इस के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो लाइन इंटीग्रल होगा, इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्लॉट करेंगे ना, अभी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया, उसमें मैंने आपको डायरेक्शन भी शो किया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है। इट इज़ लाइक कोसेंट्रिक रिंग्स। ये कोसेंट्रिक रिंग्स की तरह होता है, लाइक दिस। ये एक इसका एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया, इसी के अराउंड ऐसे दूसरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, तो ऐसे ये कोसेंट्रिक रिंग्स होंगे। तो अब जरा हम बायोट-सैवर्ट लॉ के बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ में समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस वायर में आई करंट फ्लो करता है और ये वायर कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, तो इसके किसी भी पॉइंट पर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वायर को ग्रैब कीजिए राइट हैंड में, तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो जो आपकी फिंगर का कर्ल होगा, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हो गया जो मैंने शो किया है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें कोई भी एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ले लीजिए, जैसे मैंने एक आउटर रिंग वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेलेक्ट कर ली, दिस इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका रेडियस मैंने लेट कर लिया आर। तो अगर किसी भी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ और उसका डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। ये लीजिए, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये टेंजेंट मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? दिस इज पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसको नाम लिख दीजिए, दिस इज पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम चल गया। और यहीं पर मैंने एक बहुत स्मॉल लेंथ ले लिया, दिस स्मॉल लेंथ इज़ डी एल। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो ये डी एल है ना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, ये डी एल एस वेक्टर लिया है हमने आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट पर अभी आएंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको लाइन इंटीग्रल का भी मतलब बताएं। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि जैसे ये जो लाइन है आउटर रिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एट एवरी पॉइंट इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लाइन को अगर हम ये कंसीडर करें, इट इज़ मेड अप ऑफ अ पॉइंट्स, देन सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन से मैग्नेटिक फील्ड? इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उनके सम को हम क्या बोलेंगे? बी डॉट डी एल। इसको कैसे बोला जाता है? दिस इज
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा देख लेते हैं भाई। लाइन इंटीग्रल हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा कितना है, थीटा है 0, तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1। अच्छा भाई, वो जो डेरिवेशन मैंने करवाया थोड़ा लंबा था, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया क्योंकि कई जगह इस्तेमाल हो सकता है अभी, है ना। बोर्ड में भी पता नहीं कि कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ लें, क्योंकि उन्होंने एम्पेयर सर्किटल लॉ में लिखा है, एम्पेयर सर्किटल लॉ ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो अब हमें मालूम है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी। तो देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये हो गया सेंटर और ये हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सा वाला, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है जो r के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया r और इधर हमारे पास लिखा हुआ है dl। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r और इंटीग्रल dl। अब dl स्मॉल पार्ट है सरकमफेरेंस का, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरकमफेरेंस बन जाएगा। और टोटल सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, b डॉट डी एल इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और इसको ऐसे लिखा जाता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन वायर। यानी कि किसी भी वायर के अंदर अगर आई करंट फ्लो करता है तो उस वायर की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का अगर हम इंटीग्रल करेंगे, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, तो दैट विल कम ऑलवेज म्यू नॉट आई। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, दिस इज डेरिवेशन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज प्रूफ। क्वेश्चन आता है इसका स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका स्कोर बढ़ाएगा। सिंपल स्टेटमेंट, एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट दैट फॉर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट। और इसका प्रूफ आपके सामने डेरिवेशन कर दिया, मुश्किल से 5-6 स्टेप का इसका डेरिवेशन है। तो एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। अगर ये आता है तो 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ना ज़्यादा में आएगा। तो ये एम्पेयर सर्किटल लॉ हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो अगर हम सिलेबस पे एक बार निगाह देखें ना, देखो भाई कहाँ गया सिलेबस, ये है हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सोलेनॉइड ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हमें इसमें नहीं करने, लेकिन फिर भी जो एक बेसिक डेरिवेशन है वो तो देख ही लीजिए। तो इसका बेसिक डेरिवेशन और बेसिक एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड कैसा होता है, पिक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाइल्ड वायर होता है जिसकी कुछ लेंथ होती है, और जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया दिस इज़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसमें गौर कीजिएगा, सोलेनॉइड के इमीडिएट बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इसमें यह भी याद रखना कि सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये भी हम कैलकुलेट भी करेंगे, ये म्यू नॉट एन आई होता है। और इसके कॉर्नर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड कॉर्नर पे है वो आधा होगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इसे याद रखना, पता नहीं कौन सा कंसेप्ट बना के पूछ लें।
ये सोलोनाइड एक्चुअल में ऐसे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना कॉपर का वायर है, ये बहुत बारीक इसके ऊपर बाइंडिंग है। दिस इज़ कॉपर वायर। कॉपर वायर को रैप करके जो है उन्होंने एक पूरी लेंथ तैयार करी है। दिस इज़ एक्चुअली सोलोनाइड की। सचमुच में सोलोनाइड कैसा होता है, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नो डेरिवेशन। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि बस आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कीजिए इसको। खैर, डेरिवेशन हम देखेंगे। तो ये हमारा सोलेनॉइड है। एक्चुअल में कैसा होता है देखो, मैंने दिखा दिया। एक्चुअल सोलेनॉइड ऐसा होता है, लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हैं ना कॉपर, ये बहुत बारीक तार है। फिगर थोड़ी स्ट्रेच हो गई, देखो मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा इसको और छोटा करूं, तो देखो शायद अब आपको इमेज ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ रही होगी। इसमें वायर्स आपको घूमते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस में हम लेट करेंगे कि भाई यहाँ पर आई करंट जो है इस सोलेनॉइड के अंदर एंटर करता है और ये घूमता हुआ लीव आउट कर जाता है। इस सोलेनॉइड की लेंथ हम लेट करेंगे L, और जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम लेट करेंगे N। अब हमें क्या करना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एक रेक्टेंगल लेट करेंगे लाइक दिस। इस रेक्टेंगल का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स की क्या पोजीशन है और सोलेनॉइड के बाहर क्या पोजीशन है। इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज़ A, B, C और D। और अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ टू ABCD। इसको कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रल ABCD एंड B.dl इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेगा, क्योंकि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर एक लूप एक अपने आप में एक सिंगल आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी। तो हम कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ लूप्स n है और एक लूप में I करंट है, तो जो इसमें टोटल करंट है वो कितना हो जाएगा, Ni। अब आप क्या करना, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है ना, तो जो ये B.dl है, इस B.dl को आप लाइंस में तोड़ लीजिए। जैसे AB, ये हो गया BDL, AB के बाद BC, उसके बाद हो गया ये इंटीग्रल BC के बाद ये हो गया ABBC CD, और उसके बाद ये हो गया BDL DA। और जब आप डॉट हटाते हैं तो कॉस आ जाता है ना, A.B इज इक्वल्स टू AB कॉस थीटा। तो जब आप AB के लिए थीटा के एंगल देखेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसका डायरेक्शन ऐसे है। क्वेश्चन सेपरेटली ये भी पूछ सकते हैं, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन पैटर्न ऑफ अ सोलेनॉइड, तो आपको यही पैटर्न शो करना होगा। और ज़्यादा अच्छे से अगर आपको देखना है, देखो ये बना हुआ है पैटर्न। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा गया है कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ कीजिए। तो जब आप AB के लिए इसका फ्लक्स, इसका क्या कहते हैं, B.dl कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए AB लेंथ हो गई जो रिप्रेजेंट कर रही है DL को, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ये पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर यही काम आप BC के लिए करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन DL क्या हो गया, 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 90। सिमिलरली CD के लिए cos 0 लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा, क्योंकि बताया था अभी इमीडिएट सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। और जब आप DA की बात करेंगे तो फिर से क्या लग जाएगा, cos 90, और ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, जैसा एम्पियर सर्किटल लॉ में बताया गया है, म्यू नॉट Ni। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे वेरी क्लियरली आपके पास BDL बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। तो हमारे पास ये आ गया B इंटीग्रल DL इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। और जब आप DL को इंटीग्रेट करेंगे तो सोलेनॉइड की टोटल लेंथ बन जाएगी विच इज़ L, सो दिस इज़ म्यू नॉट Ni। तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N/Li।
अभी जो तुम्हारा NyL है ना, इसको हम एक स्पेशल टर्म लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे स्मॉल n। स्मॉल n बराबर होता है NyL। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलोनाइड का हो गया म्यू नॉट NI। ठीक है, तो एक सिंपल डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, खुद ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं है। तो किसी भी सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो फाइंड होके आएगा म्यू नॉट NI। सोलोनाइड कैसा होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ये हो गया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न हो गया, ये सचमुच का सोलोनाइड हो गया। और सोलोनाइड का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनानी होती है ना, तो ये जो आपको सोलोनाइड दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर एक लोहे की रॉड लग दी जाती है। एक लोहे की रॉड है जो हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, जो इसके आर पार निकल जाती है। और ये जो रॉड है इसको हम बोलते हैं कोर। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ये जो कोर है ना, दिस इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या यूज़ होते हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्रेन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जंक यार्ड में कबाड़ के ऊपर जब हम इसको मूव करते हैं, होवर जब ये करती है, तो जितना भी लोहे का मटेरियल है वो इससे आके स्टिक हो जाता है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये मशीन, इसको तो आप समझ ही गए होंगे, ये MRI है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसके अंदर भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप जरा उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI। और ये जो हमने सोलोनाइड बनाया था, ये कुछ इस तरीके से था सोलोनाइड। इसके अंदर का जो स्पेस है वो एम्प्टी है, इसमें भरी हुई है एयर। तो ऐसे सोलोनाइड को हम बोलते हैं एयर कोर। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी होती है तो अंदर का स्पेस हम एम्प्टी नहीं रखते, हम पहले लेते हैं एक कोर। दिस इज़ सॉफ्ट आयरन कोर। इट इज़ लाइक आयरन रोड, जैसे लोहे का सरिया होता है। अब हम इसके ऊपर जो है सोलोनाइड को बाउंड करते हैं। तो अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं इस आयरन के अंदर से पास होंगी। तो अब मीडियम वैक्यूम नहीं है, तो चूँकि अब मीडियम वैक्यूम नहीं है तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखा जाएगा म्यू MNI। और मैंने आपको अभी ही बताया है कि किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को जब एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बनती है। तो इस हिसाब से म्यू M बराबर हो जाएगा म्यू R म्यू नॉट के। और जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सोलोनाइड के अंदर आयरन कोर डालने के बाद इसका जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू R म्यू नॉट NI। एंड वेरी क्लियरली जो B डैश है ये इंक्रीज़ हो गया कितने टाइम्स, म्यू R टाइम्स। क्लियर है सर? तो सोलोनाइड के अंदर जब आप सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, म्यू R टाइम्स जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए फैक्टर्स ऑन विच B डिपेंड्स, कि सोलोनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ, दोनों एक ही बात है, बस पूछने का तरीका अलग है। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहला तो हो गया नेचर ऑफ कोर। कोर की परमिएबिलिटी अगर हाई होगी, जैसे आयरन की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एम्प्टी होगा, एयर कोर होगा, अंदर कुछ है नहीं, तो परमिएबिलिटी लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी लो हो जाएगा। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कोर। और दूसरा फैक्टर देख सकते हैं आप, देखिए क्या है दूसरा फैक्टर, भाई मैग्नेटिक फील्ड है NI, तो दूसरा फैक्टर होगा
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली करंट। तो चूँकि इन्होंने काफ़ी टॉपिक कट कर दिए, तो इसलिए अब जो भी टॉपिक रह गया है उसमें ये बहुत डीपर जा सकते हैं। तो आपको भी बहुत डीपर प्रिपरेशन करनी है। करंट इन सोलेनोइड, ठीक है सर। अच्छा, इसके यूज़ में एक चीज़ और देखना कि जो इसकी यूज़ है ना, कहाँ लिखी थी हमने यूज़, जो इसकी यूज़ हैं, यूज़ में एक चीज़ और होती है कि आप जो है ना इससे परमानेंट मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट, इसको ज़रा सा मैं समझा दूं। जो सोलोनाइट के अंदर आप कोर पुट करते हैं, अगर ये सॉफ्ट आयरन की है, इफ दिस कोर इज ऑफ सॉफ्ट आयरन, तब ये बनता है वेरी स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, दे बिहेव एज अ मैग्नेट, एज सून एज यू शट डाउन इलेक्ट्रिसिटी दे सिंपल बिकम अ पीस ऑफ आयरन। और अगर आप यही कोर स्टील की पुट करते हैं, स्टील, तो ये बनते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, इसमें अगर आप करंट को शट डाउन भी कर देंगे तो, और शट डाउन करने के बाद सोलोनाइड में से आप स्टील की कोर निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद भी स्टील की कोर मैग्नेट की तरह बिहेव करती रहेगी। बट ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मोर पावरफुल, दे आर मोर पावरफुल एज़ कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। ठीक है सर। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे आपको मैग्नेट बनाना है, एक सीधी रॉड है उसको मैग्नेट बनाना है, तो आप सीधे सोलोनाइड में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको सर्कुलर मैग्नेट बनानी है, रिंग मैग्नेट्स इसको बोलते हैं, सर्कुलर मैग्नेट, सोलोनाइड का काम क्या है अभी बताया ना, आप इसमें स्टील की कोर रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि सोलोनाइड परमानेंट मैग्नेट्स बनाता है। अगर स्ट्रेट परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो आप इसको सोलोनाइड के अंदर पुट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको रिंग मैग्नेट चाहिए, रिंग है ना, तो रिंग मैग्नेट के लिए जैसे लोहे का रिंग है और इसके चारों तरफ हमने कॉइल को रैप कर रखा है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि देखिए मैंने नीचे शो किया, दिस इज़ इन एक्चुअल हाउ इट लुक्स इन एक्चुअल। तो ये जो है ना, जब आप लोहे की किसी रिंग के ऊपर कॉइल को रैप कर देते हैं, इसको एक्चुअली बोला जाता है टॉराइड। तो टॉराइड और सोलोनाइड में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि सोलोनाइड स्ट्रेट कॉइल होती है, टॉराइड सर्कल की फॉर्म में घूमी हुई कॉइल होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनका वही सेम होता है, म्यू नॉट एन आई। तो याद रखिएगा। सो ये जो है, ये तो इसका एक डायग्राम है। चूँकि सिलेबस में नहीं है तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मालूम होना चाहिए। और जो टॉराइड होता है वो एक्चुअल में ऐसा दिखाई पड़ता है। दोनों का काम मैग्नेट बनाना है, सोलोनाइड का भी टॉराइड का। दोनों का काम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, सोलोनाइड का भी टॉराइड का। बट अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। रिंग मैग्नेट चाहिए तो टॉराइड यूज़ करेंगे, और स्ट्रेट मैग्नेट चाहिए तो हम सोलोनाइड यूज़ करेंगे। ये सचमुच का सोलोनाइड है, एंड दिस इज़ रियल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ ड्यू टू अ सोलोनाइड, रियल मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो इसमें आप देखेंगे इस सोलोनाइड के अंदर करंट पास किया, चारों तरफ आयरन फाइलिंग्स, लोहे का चूरा हमने जो है यहाँ पर जो है स्प्रिंकल कर दिया, और धीरे धीरे वो जो लोहा था, आयरन का जो हमारे पास फाइलिंग्स थी, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर रही। तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, बीच में स्ट्रेट है, फिर जैसे जैसे आप कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं ये ऐसे टर्न होता चला जा रहा है। तो ये तो एक्चुअल में है, एक्चुअल कैसा होता है। और इसको अच्छा सा जब हमने रिप्रेजेंट किया तो ये इस तरह से दिखाई पड़ा। तो ये तो डायग्राम है जो आप बोर्ड में ड्रॉ करके आएंगे अगर आपसे पूछा जाता है। और सचमुच में प्रैक्टिकली ये रियल फ़ोटो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा अपीयर होता है। देखिए ऐसा अपीयर होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स। ये देखिएगा, ये बीच की लाइन स्ट्रेट आ रही है, फिर देखिए ये इस तरह से टर्न करती चली जा रही है। ये जो हम बुक्स में पैटर्न ड्रॉ करते हैं ना, इन्हीं एक्सपेरिमेंट से सीख के, इन्हीं एक्सपेरिमेंट से देख के हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो भाई ये सोलोनाइड भी ख़त्म हो गया, टॉराइड भी ख़त्म हो गया, लेसन भी ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मेरी गट फील है कि शायद इस बार पूछ भी सकते हैं। ये होता है डिफरेंस बिटवीन बायोट सेविट लॉ एंड
एम्पेयर सर्किटल लॉ। मेरे ओपिनियन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बायोट सेविट लॉ, और फिर हम इधर लिख देते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो बायोट सेविट लॉ के लिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात का मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है सिमेट्रिकल और एक होती हैं नॉन सिमेट्रिकल। जैसे किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो लूप सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर हमारे पास कोई उलझा हुआ तार हो जिसकी कोई ज्योमेट्री नहीं, अगर उसमें करंट फ्लो करता है तो वो नॉन सिमेट्रिकल है। तो बायोट सेविट लॉ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों कंडक्टर्स के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है ये केवल और केवल ओनली जो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो कंडक्टर्स जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है, सर्किल, सोलेनॉइड, स्ट्रेट वायर, मुड़ा हुआ वायर नहीं स्ट्रेट वायर, तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ केवल उन्हीं केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोट सेविट लॉ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल बोथ, और एम्पेयर सर्किटल लॉ ओनली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट आप ऐसे लिखते हैं ना बायोट सेविट लॉ को, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर। तो डी बी दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। जो बायोट सेविट लॉ है ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और एम्पेयर सर्किटल लॉ आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म। ये दो मोटे मोटे पॉइंट हो गए। और देखिएगा एक चीज़, जो बायोट सेविट लॉ है ये मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है, और जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो बायोट सेविट लॉ मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड और एम्पेयर सर्किटल लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड। अब जो तुम्हारा बायोट सेविट लॉ है ना ये एनालॉगस है, एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है समान, किसके, COULOMB, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ लिखते हैं उसी की थीम, उसी की तरह ये बायोट सेविट लॉ है। और जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है ये एनालॉगस होता है गॉस थ्योरम के। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए, काफ़ी हैं, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा में तो पूछने वाले हैं नहीं ये, कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड बायोट सेविट लॉ। सो दिस इज़ ऑल डन। रूल्स मैंने आपको दोनों बता दिए और लॉज भी मैंने आपको दोनों बता दिए। वीडियोस को सुनिए, सुनने के बाद आपकी समझ में आते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे भी लगेगा कि आप भी कोशिश कर रहे हैं और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो भी कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। देन आफ्टर आपके इसी मोटिवेशन से जो है मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और फिर अब जो भी मैंने कराया है ये तो थ्योरी थी, सिंपल सी आपने पढ़ ली। मेन चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन को बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आता है उसके आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि रूल्स और लॉज कि क्वेश्चंस बोर्ड में किस तरह से पुटअप किए जाते हैं, हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।